थ्रेट है अमेरिका की तरफ से। साजिश का अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन थ्रेट का अल्फाज हुआ है। तो इनको तो आदत है धमकियां खाने की, तो वो समझते हैं ऑर्डिनरी साइफर है, हालांकि उसमें थ्रेट हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को धमकी दी जाती है जो सबने तस्लीम की, जनरल बाजवा इंक्लूडेड। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक साइफर है? तीन चीजें मैं फिर से जो मैं बार बार कहती हूं। पहली चीज ये है, उन्होंने गलत लिखा कि दिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिट वॉज हिज सोल डिसीजन। ये भी अगर आप वो प्रेस रिलीज पढ़ लें जिसमें थ्रेट का जिक्र है, जो एनएससी की मीटिंग थी, उसमें यह भी क्लैरिफाई कर दिया कि रूस जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे उस वक्त के, इमरान खान, ये कंसेंसस से गए थे। सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द मिलिट्री स्टेक होल्डर्स सबसे मशवरा करके, बल्कि रिटायर्ड एम्बेसडर से भी मशवरा करके ये रूस गए थे। फिर सवाल इस पे यह भी उठता है कि किसने ये झूठी खबर दी अमरीकनों को? हुकूमत की किसी तरफ से, रियासत की तरफ से दी होगी ना, जो अमरीकनों ने ये कहा। दूसरा साइफर में जो मैं आपको बार बार कहती हूं, उसमें लिखा है अगर इमरान खान सर्वाइव करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो 7 तारीख को, और ये भी बाय द वे एडमिट कर दिया है लीक्स में कि 7 तारीख को वो मिला था और उस पर डिस्कशन दूसरे दिन हुई। तो 7 तारीख को उनको पता चल गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो वो कहते हैं उस साइफर में, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इस वास्ते मैं कुछ अल्फाज उधर के इस्तेमाल कर सकती हूं, कि इफ प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव्स नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देन प्राइम मिनिस्टर, मैं कोट कर रही हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। यानी कि यूरोप की तरफ से भी वो हमें धमकी दे रहे हैं। तीसरी चीज जो साइफर में है कि अगर इफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड्स देन ऑल विल बी फॉरगिवन। ये अल्फाज हैं साइफर के। तो अमेरिका किस चीज की माफी देगा हमें? क्योंकि हम रूस गए, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कर रहे थे। ये वो साइफर है। अब और देखें तमाशा, एक तो उन्होंने मान लिया साइफर है, फिर उन्होंने कहा ये ऑर्डिनरी साइफर है। मेरा ख्याल में शहबाज शरीफ को, जिसने भी वो ट्वीट लिखी है, मुझे लगता है ये किसी और ने लिखी है, उनको बता दें ऑर्डिनरी रूटीन का क्या मतलब होता है। धमकी किसी मुल्क से आए और उसमें कहा जाए कि इमरान खान को हटाओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, नहीं तो मुश्किलात होंगी पाकिस्तान को। ये रूटीन है, ये डिप्लोमेटिक रूटीन है। और एक और सवाल, अगर ये डिप्लोमेटिक रूटीन समझते हैं तो ये सवाल पूछें फॉरेन ऑफिस से, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं ये दिखाई? फॉरेन मिनिस्टर को तो वॉशिंगटन एम्बेसी से खबर आई कि जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइफर है। फिर उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और फॉरेन सेक्रेटरी को, फिर वो शर्मिंदा होकर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को दिखाया वो साइफर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर प्राइम मिनिस्टर को बताया उस साइफर का और प्राइम मिनिस्टर के पास साइफर गया। तो ये तरीका ही ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये सारे सवालात उठते हैं। और फिर सबसे लेटेस्ट क्या हुआ, जब उन्हें पता चल गया कि हमने जब डिमांड किया कि साइफर को पब्लिक करो, जब आप कह ही रहे हैं साइफर आ भी गया और उस पर ऐसे बयानात उठा रहे हैं जिसमें कौम के लिए सवालात उठते हैं, तो हमने डिमांड किया कि आप इसको पब्लिक करें। जब से हमने ये डिमांड की कि साइफर को पब्लिक करें, आज खबर आई है कि जी वो साइफर ही गायब हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जिधर भी रखा था। यह आज की खबर है। ये हाल है सिक्योरिटी का। अब हमें क्या पता कैसे गायब हुआ, जिसने गायब किया आई एम श्योर किसी ना किसी वक्त वो पब्लिक कर देगा। तो ये, या वो ऐसी खुद ही इन्होंने गायब कर दिया ताकि कौम को पता ना चले। अगेन कितनी बेवकूफ़ी है। हमें शहबाज शरीफ की अकल बिल्कुल ही चली गई है। अगर उसने ये खुद गायब कर दिया है साइफर, तो उनको ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास भी ये साइफर है, क्योंकि आपको याद होगा कासिम सूरी ने खत के साथ भेजा था। सदर हाउस में भी ये साइफर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी है। उधर से आई होप गायब ना हो, क्योंकि वहां तो बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है फाइल्स की। उम्मीद तो यही है। और फॉरेन ऑफिस में भी साइफर की कॉपी है। तो किधर किधर से ये डॉक्यूमेंट गायब करेगा शहबाज शरीफ?
मतलब है कभी सोच समझ के काम नहीं करते। वो समझ रहे थे ये साइफर की डिस्कशन से हमें वो डैमेज करेंगे, अपने आप का डैमेज किया। जो आप मरियम नवाज झूठ बोल रही थी कि जी साइफर तो है ही नहीं, अब पता चल गया मरियम नवाज साइफर है। जब वो झूठ बोलते हैं और इमरान खान को अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनका झूठ पकड़ा जाता है और खुद बेइज्जत होते हैं। और मैं समझती हूं जो इनसे ये काम करवा रहे हैं, जो असल ताकत है इन इस इंपोर्टेड हुकूमत के पीछे, जो हैंडलर्स हैं, सवाल हमारा ये है कि क्या ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ ऑडियो लीक्स का, क्या जो मईशत की तबाही हुई, जो मुल्क में सियासी बुरहान फैला रहे हैं, क्या ये आप चाहते थे इस साजिश से? आपका मकसद ये था कि आपकी प्लान कुछ गड़बड़ हो गई है? हमें कौम को जवाब दें, क्योंकि मुल्क में जो आजकल हो रहा है, जो मईशत की तबाही है, कौम के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसका जवाब कौम को चाहिए। और अब मैं हमाद अजहर आपको देती हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ऑडियो लीक्स ने एक बात ये साबित कर दी कि नून लीग और पीडीएम जो ये झूठ बोलती थी कि मईशत इमरान खान तबाह करके गए और जिसको कोई अवाम में नहीं मानता था, वो ऑडियो लीक से भी साबित हो गई। मरियम नवाज फरमा रही हैं कि ये जो मिफ्ता है इसको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहा है, सुबह शाम अपना मजाक उड़वाता है, इसको पता ही नहीं कि जो ये कर रहा है इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इसने पूरी कौम को मायूस किया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तो साबित हो गया ना कि ये जो आज जहां पे मईशत खड़ी है, मरियम नवाज की अपनी जुबानी, ये इन्हीं के वजीर खजाना की और पीडीएम हुकूमत की ही कारकर्दगी है। अब आ जाते हैं इसाक डार साहब की तरफ, जिनको बड़े शान शौकत से वापस पाकिस्तान में लाया गया, पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इंसल्ट करके। यानी कि चोरों ने एक दिन फैसला किया पाकिस्तान में कि चोरी को जायज करार दे दिया जाएगा और फिर कहा हम बाइज्जत बरी हो गए। वाह क्या बात है। लेकिन अब जरा आगे चलते हैं। इसाक डार साहब जो हैं 2013 से 2018 में इस मईशत 2017 तक इस मईशत के कलमदान थे और बैनुल-अक़वामी मार्केट में $27 तक तेल की कीमत आ गई नीचे। पाकिस्तान $30 अरब जमा कर सकता था उस टाइम के ऊपर, अगर हमने ये इसाक डार की जो डारनॉमिक्स है उसको ना फॉलो की होती। लेकिन हमने क्या किया, बजाय कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते, कम कीमतों का फायदा उठाते, $30 अरब अपने रिजर्व्स में जमा करते, जिससे हम हमेशा के लिए IMF से जान छुड़ा सकते थे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा करंट अकाउंट का खसारा कम तरीन तेल की कीमतों के बावजूद छोड़ गया। इमरान खान जब यह हुकूमत छोड़ के गया तो जो नॉन ऑयल करंट अकाउंट था वो सरप्लस में था, तकरीबन लेवल था, सारा का सारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑयल प्राइसेस की वजह से था। तो इसाक डार साहब जो हैं कम तरीन कीमतों के बावजूद भी 2017 में जब ये मुल्क से फरार हुए वजीर आजम के जहाज में, तो सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट भी छोड़ के गए और मुल्क की मईशत को तबाह करके गए। दूसरा जिस बात से इनकी मशहूरी है आलमी इदारों में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, वो नंबर्स की हेरा फेरी है। तो वो काम शुरू हो गया। क्या कैसे शुरू हुआ है? SPI की नई फिगर आई, पता लगा 45% से 30% पे महंगाई चली गई, यानी कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार इतनी कम हो गई। जो CPI है वो 27% से 22% पे चली गई। तो हमने आज बैठे हमने कहा देखें कि ये मामला क्या हुआ है। पता लगा कि ये जो आदादो शुमार आए हैं इन्फ्लेशन के, इसमें बिजली की कीमतों को 65% कम शो किया हुआ है और आटे की कीमत को 65 रुपए किलो शो किया हुआ है। 100 रुपए किलो में भी आज आटा नहीं मिल रहा। और जो नेपरा ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया, ये जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का मिफ्ता साहब कह रहे थे कि मैं नहीं लगाऊंगा, अभी तक नेपरा ने नोटिफाई नहीं किया, वो इन्फ्लेशन के डेटा में नोटिफाई कर दिया डार साहब ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। दूसरा क्या काम किया अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए? ये जो तेल की कीमतें नीचे की हैं वो कैसे की हैं? 37 रुपए मिफ्ता इस्माइल ने PDL बढ़ा दिया। हम कहते रहे कि भाई तेल की कीमत अपनी जगह, ये जो टैक्स तुम तेल पे लगा रहे हो ये तो ना लगाओ आवाम के ऊपर, इस वक्त तो सब्सिडी देने की जरूरत है। उस 37 रुपए तेल जो PDL लगा हुआ था उसको 32 रुपए पे ले आए, ये तेल की कीमत जो है ये शो करने के लिए। रिजर्व्स आज आपके डार साहब के आने के बाद $8 अरब पे चले गए हैं, यानी कम हो गए हैं। IMF और चाइना ने जितनी हमें रकम दी थी वो तमाम की तमाम कंज्यूम हो चुकी है। जो नया डेटा आया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जुलाई में 16% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी आई है और अगस्त में और सितंबर में इससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि कारखाने बंद होना शुरू हो गए हैं। अक्सरियत कारखाने ये डॉलर की वॉलेटिलिटी और ये नून लीग और PDM की माशी पॉलिसीज की वजह से बंद होना शुरू हो गए। डार साहब के आने के बाद
बॉन्ड की रेटिंग 100% से भी ऊपर चली गई है हमारी। यानी आलमी मार्केट्स ने, क्योंकि उनको तो सबको पता है कि ये नंबर्स की हेरा फेरी और जिस तरह ये मईशत चलाते हैं, तो आलमी मंडियों ने ये अदम एतमाद का इनके ऊपर इजहार किया। पाकिस्तान में आज कैपिटल कंट्रोल्स लगे हुए हैं। अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई इंपोर्टर है, वो अपनी मर्जी से इस वक्त माल इंपोर्ट नहीं कर सकता है। बैंक एलसी नहीं खोलते, एलसी खोलने माल आ जाए, बैंकों के पास डॉलर नहीं है देने के लिए। तो 1998 के बाद जब एटॉमिक ब्लास्ट हुए थे और सैंक्शंस लगी थी, उसके बाद से लेके अब तक पहली मर्तबा, और ये भी नून लीग को एजाज हासिल है कि पाकिस्तान ने कैपिटल कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस कराए अपनी मईशत में। कैपिटल कंट्रोल्स दिवालिया मईशत के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, और ये सब जानते हैं कि 1998 में जब ये किया गया था तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। आज तक उस शॉक से हमारी जो लोकल मार्केट है वो उठ नहीं सकी। एक इदारा है फिच, आलमी इदारा, उसने कहा है कि इस साल पीडीएम के पहले दौरे हुकूमत में पहले साल में मईशत की तरक्की की रफ्तार सिर्फ और सिर्फ 0.2% होगी। याद रहे कि इमरान खान 6% माशी तरक्की पे मुल्क को छोड़ के गए थे। दूर दूर तक कोई माशी बहरान नहीं था, और अगले साल हमारा टारगेट 7 से 8% ग्रोथ का होना था। आज ये जो मरियम नवाज साहिब ऑडियो लीक्स में कह रही है ना कि मिफ्ता ने बड़ा मायूस किया, इसे पता ही नहीं कि क्या करना था, ये जो कर रहा था इसके क्या इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स ये हैं इसके कि बहुत करोड़ों के हिसाब से बेरोजगारी हो गई है, मुल्क में गुर्बत की लकीर से लोग नीचे चले गए हैं। मैं जानता हूं कि मीडिया पे बड़ा प्रेशर है कि मईशत को डिस्कस नहीं करना। वो जो माशी माहिर आते थे ना किस्म किस्म के बैठ के कि आधा फीसद इमरान खान ने इंटरेस्ट रेट रेज कर दिया, इतना नुकसान होएगा, एफबीआर का इस महीने का जो रेवेन्यू की फिगर थी वो इतनी ऊपर चली गई, इतनी नीचे चली गई। आज वो सब स्क्रीन से गायब है। एक साहब थे, वो अपने कैलकुलेटर निकाल के कहते थे कि इतने करोड़ लोग पॉवर्टी के नीचे चले गए, पॉवर्टी इंडेक्स से पाकिस्तान में इतने बेरोजगार हो गए। आज वो भी हमें कहीं पे नजर नहीं आते। हर तरफ खामोशी कर दी गई है। लेकिन जबर के साथ आपने सियासी निजाम तो खड़ा कर लिया है, जबर के साथ माशी निजाम को कैसे खड़ा करेंगे? तो मैं समझता हूं कि ये जो आदादोशुमार का गौरखधंधा दोबारा शुरू हो गया है और ये जो फिगर्स आ रहे हैं, ऐसा लगता क्या है, ये ऐसे ही है कि इसाक डार का आना और मिफ्ता का जाना तो ऐसे ही है कि जैसे हमारी मईशत को कड़ाई से निकाल के आग में झोंक दिया गया। बहुत शुक्रिया जी। सवाल थोड़ा ये बता दें कि जिस सरकार से आपने पहले सुनाया कि मुद्दा चले गए और वो आगे करेंगे, आप पाकिस्तान की मईशत आप किस तरफ देख रहे हैं? पाकिस्तान साझा करने के बावजूद भी डिफॉल्ट की तरफ जाएगा क्योंकि चीजें ठीक होने का नाम ही नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे इसाक डार साहब जब आए थे तो कम तरीन कीमतों के बावजूद सिर्फ $2.5 अरब था जब ये इन्होंने पीपल्स पार्टी से हुकूमत ली थी 2013 में, तो ये अच्छी खासी मईशत को एक क्राइसिस में छोड़ के चले गए थे। पूरी दुनिया ने ऑयल बुनेंजा से फ़ायदा उठाया, तो अब तो इनको एक क्राइसिस वाली मईशत मिल रही है। अल्लाह ही रहम करे कि अब ये क्या करेंगे। जो इनकी सोच है मईशत के हवाले से, जो इन पॉलिसियों की ये बात करते हैं, वो तो स्टेबलाइजेशन या वो रेस्क्यू की पॉलिसीज़ या रिकवरी की तरफ तो नहीं ले जाने वाली लगती। उससे तो लगता है कि, और टर्की में एग्जैक्टली यही हुआ था जिन पॉलिसीज़ की ये बात कर रहे हैं ना डार साहब, टर्की में यह पहले तो यह है कि ये कौम को आके बताएं तो सही ना डार साहब कि इन्होंने करना क्या है। अभी तक तो इन्होंने कौम को आके बताया ही नहीं कि भाई मेरी पॉलिसीज़ पहले से क्या मुख्तलिफ होंगी। मैंने इस इकॉनमी को, जिसको मरियम नवाज कहती हैं कि मिफ्ता ने क्राइसिस में डाला, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी तक इन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन जो इनका माजी का रिकॉर्ड है उसको देख के तो ये कहा जा सकता है कि यही श्रीलंका और टर्की ने गलती की थी जो लगता है डार साहब करने वाले। अच्छा, हुकूमत दावा कर रही थी कि साझा आएगा, बॉन्ड में गिर गए, कैप्टन सब्जर भी बहुत सारे लोगों ने कहा, ऐसा हुआ, डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल की कीमत भी रात को 12-13 रुपये कम हुई है। इसके ऊपर जरा बताइएगा, इस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए थी और इस वक्त डॉलर नीचे क्यों आ? देखें, अगर आपका रुपया इस तरह ना रुलता तो आपके पेट्रोल की कीमत आज 185 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि कम होनी चाहिए थी 160-70 के। और अगर आप रूस से तेल लेने की जरूरत रखते, सुना है आप सरकार से इजाजत मांग रहे हैं, तो अगर रूस से तेल लेने की जरूरत रखते तो 125 रुपये लीटर आज पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए थी। बहरहाल इन्होंने नहीं किया। ये जो डॉलर नीचे आया जनाब, बात यह है कि इमरान खान के 3.5 साल की हुकूमत में 40-45 रुपये डॉलर का रेट बढ़ा। इनके 5 महीनों के अंदर, 3.5 साल एक तरफ, इनके 5 माह के अंदर डॉलर जो है वो 52-55 रुपये जो है वो अपनी कीमत बढ़ गई है उसकी। और अब 4 पे नीचे आया तो इन्होंने बंगले डालने शुरू कर दिए।
पहले भी ये आर्टिफिशियली ऊपर लेके गए थे, अब भी आर्टिफिशियली नीचे लेके आए। सबसे जरूरी बात जो समझने की है कि आपकी मईशत के फंडामेंटल्स जो आज आपके पास जो डेट सर्विसिंग के लिए फाइनेंसिंग गैप है वो तो आज भी खड़ा है, उसका आपने क्या करना है, उसका डार साहब आके जवाब दे ना। अच्छा हमारे साहब ये आएगा सिर्फ सर ये जो ऊपर नीचे आना देखिए ये आर्टिफिशियली था, उसकी वजह ये है कि कोई मईशत की सिमत नहीं थी। मुकम्मल तौर पे मार्केट्स का ये ख्याल होता है अमूमी तौर पे डार के बारे में कि ये जितने आपके रेस है रिजर्व्स हैं, पूरी मईशत को मफलूज करके ये आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो एक सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर 50-55 रुपए आप 5 माह के अंदर डॉलर का रेट जो है वो बढ़ जाता है और फिर आप 5 रुपए पीछे आ जाता है तो कोई भंगड़े डालने वाली बात है। आज भी आपका फाइनेंसिंग गैप खड़ा हुआ है। ये जो मैंने आपको सारे फिगर्स बताए, मईशत आपकी 0.2% पे ग्रो कर रही है और आपका नया वजीर खजाना वो है जो कम कीमतों के बावजूद 2017 में मईशत को तबाह करके फरार हो गया था। तो ये कैसे मामला ठीक होंगे? हमारे साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों में जो रिलीफ मिल रहा है मरियम नवाज को, इसहाक वगैरह को, उस पर काफी ज्यादा तनकीद कर रही है। आपकी भी हुकूमत रही है, जाहिर है जिसकी हुकूमत होती है तो फिर अदालतों से उसको रिलीफ मिलता है। खान साहब के ऊपर जो पार्लियामेंट हमला केस था बतौर वज़ीर आज़म वो बरी हुए। सदर साहब ने अपना जो इस्तिस्ना था वो खत्म करके अदालतों वाला वो भी उस केस में बरी हुए। तो जब अदालतें पीटीआई को रिलीफ देती हैं तो पीटीआई तारीफ करती है, जब नून लीग को मिलता है तो नून लीग तारीफ करती है। क्या हमारे यहाँ ऐसा ही निजाम चलता रहेगा? ये जो अदालती देखें जो ये डार साहब के और मरियम नवाज के मामले में हुआ है उससे तो नून लीग खुद भी शर्मिंदा नजर आ रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा तो तौहीन अदालत लगने का बड़ा खतरा है। आजकल अदालतें अपने जलाल में हैं। फिर एक और बात भी है, देखें अदालतें भी कानून के मुताबिक ही फैसला देती हैं ना। अगर चोर सारे इकट्ठे होकर चोरी को जायज करार दे दें और फिर कहें कि हम बाइज्जत बरी हो गए, तो इसमें ये कैसा निजाम है? फिर ये तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में। और एक बात जो आपने कहा खान साहब का और पीटीआई की लीडर्स पे जो दहशतगर्दी का लगा था, वो एक सियासी चार्ज था। हमारी हुकूमत ही हम चाहते तो उसको इन्फ्लुएंस करके हटाते, नहीं, हमने पेशियां दी कोर्ट में, कोर्ट ने पूरा सुना और वाजे हो गया कि ये दहशतगर्दी के जो चार्जेस थे ये एफआईआर ये सियासी हैं। जैसे अभी फिर हम पे हो गई हैं, मेरे पे भी 4 एफआईआर हैं ये 25 मई की, ये सियासी हैं। लेकिन इधर तो नैब के केसेस हैं, चोरी है। और मुझे बताएं, जब मरियम नवाज का भाई खुद टीवी पे आके कहता है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हैं और मरियम बेनिफिशरी है इसकी, वो ट्रस्ट की चार्ज लेती है, तो जब भाई खुद कह रहा है तो मुझे कुछ हैरानगी तो होगी कि अदालतें कैसे उनको बाइज्जत बरी कर रही हैं। और मेरा ये भी मुतालबा है यूके की हुकूमत से कि अगर इन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का कोई भी मालिक नहीं है तो इसे वहां पे जो गरीब गुरबा है लंदन में उसके लिए पनाहगाह बना दिया जाए। बिल्कुल। मैडम ये बताइए कि इमरान खान ने वो ऑडियो लीक्स में कहा कि प्लीज किसी का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम नहीं लेना, फिर आके वो स्लिप अप, हाँ नहीं स्लिप अप नहीं, नहीं बिल्कुल सही। मुझे पहले बताना चाहिए था, ये आप याद रखें ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। फॉरेन ऑफिस ने एडवाइस किया था कि उस कॉन्फ्रेंस की वजह से जब तक ये कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती, अगर आपने इस पे पब्लिकली स्टेटमेंट भी देना है तो नाम ना लें उस मुल्क का जब तक ये कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती। उनकी एडवाइस पे, फॉरेन ऑफिस की एडवाइस पे खान साहब ने रिस्ट्रेंट शो किया, स्लिप अप कहीं नहीं हुआ। हम सारे फिर बोले और खान साहब खुद बोले, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस और ओआईसी को हम तबाह नहीं करना चाहते थे। उसमें अमेरिकन एलाइज बहुत सारे और जो हमारे भी दोस्त ममालिक हैं वो आ रहे थे। इस वास्ते हमने कौम की वजह से और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए उस वक्त हमने यूएस का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो खत्म हो गई और हमने वाज़े तौर पे जब हमें पता चला कंस्पिरेसी है और इन एक्शन भी हो रही है, तो जाहिर है फिर हमने एक्सपोज करना था और किया। हमारी सारी लीडरशिप इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अमेरिका का नाम लिया, खान साहब ने जलसों में लिया। तो ये कोई स्लिप अप नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिससे मुल्क को उस वक्त नुकसान ना पहुंचे फॉरेन वो ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस की वजह से। और इस वास्ते इतनी, मैं वही कह रही हूँ, नहायत बेवकूफ है ये।
इस खान साहब की ये ऑडियो जो खुद लीक की है, जो इनको तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की और फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंसेस जो कि फोन कॉल्स जो कि सीक्रेट होती हैं, जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इन शहबाज शरीफ ने लीक आउट की है। इसमें तो हम सोच रहे हैं, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इसकी ओथ के खिलाफ जो ये गया, इसमें तो हम एक्शन भी ले सकते हैं। क्रिमिनल हरकत की है और फायदा कुछ नहीं मिला, क्योंकि कौम को जो मरियम शोर मचा रही थी, साइफर है ही नहीं। अब बीबी इनको समझ आ गई तुम्हें साइफर है और साजिश हुई है। मैडम ये बताइएगा कि कल आप एक मीटिंग में थी जिसमें लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक फैसला हुआ है कि एक हफ्ते में कॉल देंगे, ये लॉन्ग मार्च होगा, जलसा होगा, खत्म हो जाएगा या आगे धरना? ना ये लॉन्ग मार्च होगा ना जलसा होगा, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन है। हाँ। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।